कानपुर से आई एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। टूटी सड़कों और बहती नालियों के खिलाफ प्रदर्शन पर अब यहां पर जोरों शोरों से हंगामा तेज हो चुका है और यह प्रदर्शन अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। दारोगा दीपक गिरी ने कार्यकर्ताओं पर दर्ज कराया केस। युव जनसभा अध्यक्ष समेत 8 नामजद और 15 अज्ञात पर केस दर्ज हो चुका है। सरकारी कार्य में बाधा, बीएनएस को माफ कीजिएगा बीएनएस की धारा 163 के उल्लंघन का आरोप। बड़ी जानकारी है। दारोगा दीपक गिरी से कार्यकर्ताओं पर दबाव, केस दर्ज कराया गया। युव जनसभा अध्यक्ष समेत 8 नामजद और 15 अज्ञात पर केस दर्ज। सरकारी कार्य में बाधा, बीएनएस की धारा 163 के उल्लंघन का बड़ा आरोप। प्रदर्शन हुआ भारी और यहां पर टूटी सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन किस तरीके से तूल पकड़ चुका है ये साफ देखने को मिल रहा है। बहती नालियों के खिलाफ ये प्रदर्शन भारी पड़ा है। सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इब्ने हसन जुवैदी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। इब्ने, देखने को मिल रहा है कि नालियों और बहते पानी का जो विरोध प्रदर्शन था वो तूल पकड़ता जा रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, आखिरकार क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं? जी हाँ निशी, देखिए मैं आपको बता दूं कि युव जनसभा के बैनर तले जो है अर्पित त्रिवेदी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है टूटी सड़कें बहती नालियों के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया था। उन्होंने स्मार्ट सिटी की सच्चाई को उजागर करने के लिए ये प्रदर्शन किया और जिस तरीके से सफाइयों ने प्रदर्शन किया था तो ये प्रदर्शन को उन्होंने करने के लिए जो है उन्होंने सीधा सा कहा कि हम जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन निशी मैं आपको बता दूं कि ये जब प्रदर्शन हो जाता है तो उसके बाद जो है इन लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और वो भी एफआईआर जो दर्ज की गई है वो दारोगा दीपक गिरी हैं जिन्होंने सपा कार्यकर्ताओं पर जो है वो मुकदमा या केस दर्ज कराया है। और इसमें हम आपको बता दें कि 8 नामजद और 15 अज्ञात पर केस दर्ज कराया गया है। इसमें सरकारी कार्य में बाधा जैसे जो है धाराएं जो है उसमें बीएनएस की लगाई गई हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है निशी जी कि जिस तरीके से सफाइयों ने टूटी सड़कें और जिस तरीके से वहाँ पे गड्ढे हैं, नालियां भर रही हैं, पानी भरा है, जनता के लिए दिक्कतें हो रही हैं, जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए इन लोगों ने ये किया था। लेकिन युवकों के अगर आपको बता दें तो जो बीएनएस की धारा 163 है जो पहले 151 हुआ करती थी जिसमें 4 से ज्यादा अधिक लोगों को निकलना मना होता था, वो कानपुर में लगी हुई है। तो पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस का कहना है कि इसके लिए कोई परमिशन नहीं ली थी उन्होंने और बगैर परमिशन के जो है इस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो गई है जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज कराया गया। जी निशी, बिल्कुल। अब देखिए युव जनसभा को ही ये विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा भारी पड़ चुका है कि उन्हीं के कार्यकर्ता अब धाराओं में पूरी तरह से कैद हो चुके हैं। लेकिन आखिरकार इब्ने किस तरीके से इस प्रदर्शन को आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि इतनी धाराएं लग चुकी हैं और उसके बाद इस विरोध प्रदर्शन पर अब पुलिस की दखल अंदाजी भी हो चुकी है। देखिए अगर हम युव जनसभा के अध्यक्ष अर्पित त्रिवेदी की बात करते हैं तो जब उनसे बात की गई तो उनका तो सीधा सा कहना है कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति में जनता की जो भी दिक्कतें हैं उनके मुद्दे हम उठाते रहेंगे और इस तरीके के मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम आगे भी इस तरीके के धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन निशी फिर से मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पर धारा 163 151 यानी कि जो पहले थी वो बीएनएस की धारा चेंज हो गई है, वो लागू है जिसमें अधिक लोग जो है बाहर ऐसे सड़कों पर नहीं निकल सकते, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम करने के लिए आपको पहले परमिशन की जरूरत होती है। इस पर भी हमने जब अर्पित त्रिवेदी से बात करी तो उनका सीधा सा कहना है कि अगर हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए हमें परमिशन चाहिए होती है, लेकिन जब सत्ता के लोग करते हैं तो उनको कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इस तरीके का अर्पित त्रिवेदी जो अध्यक्ष है विधानसभा के उन्होंने उनका कहना है। जी बिल्कुल इब्ने, और आखिरकार आगे क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में दिव्यांग महागठबंधन के आह्वान पर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने अपनी मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही मांगे पूरी न होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय और विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। इस मौके पर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार से 6 चरणों की बात के बावजूद आश्वासन पर ही बात अटकी रही और जबकि वास्तविकता मांगों को लेकर अब तक पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षित बेरोजगार दिव्यांगों को नौकरी न देकर आत्महत्या के लिए विवश कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों का उत्पीड़न बढ़ रहा है। अभी आपने देखा कि बीजेपी का कार्यकर्ता गाजीपुर जनपद का दिव्यांग व्यक्ति, उसको पुलिस ने बर्बरता पूर्वक मार के उसकी हत्या कर दी। रोज बलात्कार की घटनाएं आ रही दिव्यांगों के साथ, रोज उत्पीड़न की एफआईआर नहीं दर्ज हो पा रही। अभी बर्रा थाने का ही मामला लीजिए, ई रिक्शा खोया, सीसीटीवी फुटेज में जो है अपराधी दिख गए, चौकी इंचार्ज ने रुपया लेकर के पकड़ने के बाद छोड़ दिया, एफआईआर आज तक नहीं लिखी जा रही। बर्रा थाने के प्रभारी कह रहे हैं कि भाई पुलिस का नाम हटा दीजिए आप इसमें से। 1 महीने से आप एफआईआर नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं पुलिस का नाम हटा दीजिए। पुलिस दोषी है इसमें, अपराधियों से साठगांठ है पुलिस की, हम क्यों हटा दें? हम एफआईआर कराने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बनाने की बात कर रहे हैं कि दिव्यांग जनों को कोई दिक्कत ना हो। आप पेंशन 5,000 रुपया नहीं दे पा रहे हैं, आप 500 रुपया बढ़ाने में आपको आफत आ रही है। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में एक टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 श्रद्धालु सवार थे, जो कि अयोध्या से वाराणसी दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। जनपद जौनपुर थाना लाइन बाजार अंतर्गत सीहीपुर क्रॉसिंग के पास में एक बस CG07 CT 4681 जो कि अयोध्या से वाराणसी के लिए जा रही थी तथा इसके अंदर छत्तीसगढ़ से आने वाले लगभग 50 के आसपास यात्री थे और एक इसके आगे चल रही ट्रेलर BR 28GD 1475 जब इसको ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी, तब ड्राइवर द्वारा नियंत्रण खोने के क्रम में यह बस ट्रेलर के साइड से आके उसमें लड़ गई। इस क्रम में पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया गया है तथा इसमें अभी तक कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 9 लोग घायल अवस्था में मिले हैं। शेष सभी लोग जो हैं वो अभी माइनर इंजरी या बिना इंजरी के हैं। उनके सकुशल उनके सामान के साथ उनके घर और आगे की गंतव्य भिजवाने की तैयारी की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आबिस हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आबिस, देखने को मिल रहा है अनियंत्रित होकर ट्रेलर से बस टकराई है। इस हादसे में आखिरकार क्या कुछ हताहत होने की सूचना प्राप्त हुई है? जी, इसमें अभी 9 लोगों के जो है घायल होने की और 4 लोगों की मृत्यु की खबर है, जिनकी अभी पुष्टि नहीं की गई है पूरी तरीके से कि वो लोग कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था, ये सारी चीजों की भी नहीं थी। बिल्कुल, और यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक पहुंचे थे। आखिरकार जब स्थिति का जायजा लिया तो क्या कुछ आकलन हो पाया है? वहाँ पर ये देखा गया कि अनियंत्रित होकर के वो बस सारी जो टकराई है उसके सामने भी एक जो है अचानक से नीलगाय आ गई थी जी, और नीलगाय गुजरी, उसे बचाने के लिए बस वालों ने से अनियंत्रित हो गई बस और उसको बचाने के चक्कर में ये 4 लोगों की मृत्यु और 9 लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल, जिन 9 लोगों की आप बात बता रहे हैं जो कि अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? उनकी हालत इस वक्त कैसी बनी हुई है? स्वास्थ्य को लेकर क्या अपडेट है? उसमें से 6 लोग तो यही है, 3 लोगों को जो है ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया है। जी, चिकित्सकों का क्या कुछ कहना है? चिकित्सकों का कहना है कि ये 6 लोगों को तो वो बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन 3 लोगों का जो है
सीरियस मामला है, इसलिए उसको देखते हुए उन लोगों ने बनारस रेफर किया है और सारी चीजें, पूरी मेडिकल टीम और सीएमओ, सारी प्रशासन सब कुछ लगा हुआ है उन लोगों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि दर्शनार्थी थे तो उनके लिए बहुत ज्यादा लोग अपने घर से निकले थे, क्या था क्या किस तरीके से सारी चीजें। ठीक है आबिश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेत कर हत्या कर दी गई। दुकान के पीछे बने मकान में पूर्व ब्लॉक प्रमुख का शव पाया गया। घटना की सूचना पर एसपी देहात पुलिस मौके पर पहुंची और आला अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज दिनांक 15 सितंबर को सुबह लगभग 9:15 बजे यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र खुर्जा के जाहिदपुर अड्डे के पास एक घर में एक व्यक्ति का शव है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी खुर्जा नगर एवं खुर्जा सर्किल के अन्य थानों की पुलिस, फील्ड यूनिट एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। घटनास्थल निरीक्षण से कुछ महत्वपूर्ण सुराग अभी हाथ लगे हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्द ही घटना का अनावरण करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हत्या की तो अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है अभी, लेकिन ये शाम जो आए हैं बाहर से, जट्टाडी से आए हैं, 3-4 लोग थे, ये सब चले गए हैं। ये रात अकेले रहे हैं। तो एक वो था कम नौकर, वो सुबह चला गया था, तो शाम को फ़ोन कर रहा था बार बार, मैं आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो पहुँचा नहीं है। तो अगर पहुँचा है तो हमको अभी जानकारी नहीं मिली है पूरी इस बारे में। तो और भी अभी हमारे सभी टीम लग रही हैं, ये सब जांच करेंगे। और कैसे हत्या हुई, क्या मारा है, अब कैसे बताए हैं, राजनीति के हत्या है या पैसे के चक्कर में, इनका पैसा का जो फैसला है, एक फैसला भी कराया था इन्होंने, उसमें 20-25 लाख रुपए का वो था मैटर, 19 लाख रुपए उसमें जमा हो चुके थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जिशान अली हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिशान, देखने को मिल रहा है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आखिरकार क्या कुछ मामला सामने आया है? आखिरकार इतना बड़ा हत्याकांड किस प्रकार का रचा गया? बिल्कुल निशी, देखिए बता दें, खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जाहिदपुर कला का ये पूरा मामला है, जहां जो खुर्जे के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, इनकी गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। बहुत ही गंभीर मामला है और इलाके में इस तरह से सनसनी फैल जाती है जब लोगों को पता लगता है कि जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी हत्या हो गई है। फिलहाल जो लोग हैं वो सूचना देते हैं, मौके पर जो एसपी देहात हैं वो और उनके जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए जुट जाते हैं। निशी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मृतक हैं ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और जो इनका परिवार है वो दिल्ली में रहता है, अपनी जो इनकी वाइफ हैं और जो इनके बच्चे हैं वो दिल्ली में रहते हैं और ये अकेले ही यहाँ जाहिदपुर से अपने मकान में रहा करते थे। अब जो पुलिस का कहना है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो इसमें जांच की जाएगी, जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी निशी। फिलहाल जिशान, पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? देखिए निशी, बता दें, जो इनके बड़े भाई हैं उनका साफ तौर से कहना है कि कुछ फैसले वगैरह भी कराए थे, जिससे हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हों, क्योंकि जब इंसान फैसला कराता है मौजूदा आदमी, तो किसी के पक्ष में बात जाती है और किसी के खिलाफ बात जाती है। तो हो सकता है कि रंजिशन किसी ने ये इस वारदात को अंजाम दिया हो। लेकिन जो साफ तौर से एसपी देहात हैं उनका साफ तौर से कहना है कि इसमें जांच चल रही है और जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी निशी। ठीक है जिशान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के अनुबंधन शिकायतकार कर्मचारी संघ समायोजन और बहाली की मांग को लेकर करीब 190 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इनके प्रति कोई भी पहल नहीं की गई है। बारिश में भी लगातार महिलाएं और पुरुष ये उम्मीद के साथ बैठे हैं कि उनकी बातों को सुना जाएगा, लेकिन अब तक इनकी बातों को गौर नहीं किया जा रहा है। इस दौरान अनशनकारियों ने कहा कि सरकार बनने से पहले किए गए वादों को सरकार भूल गई है। भाग्य की बात है कि इतने दिनों के बाद में भी झारखंड सरकार जो है सोई हुई है। किसी तरह कोई भी झारखंड सरकार का कोई भी, ना तो मंत्री ना कोई विधायक, कोई भी हमारे सुधि लेने के लिए नहीं आ रहा है। हम जानते हैं कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो ये शिक्षा विभाग जो रहता है, इसमें एक समवर्ती सूची रहता है। इसमें दोनों इसमें जो रहता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इसमें ये कार्य क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को बोलती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर में थोप रही है।
तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों सरकार सत्ता पक्ष विपक्ष के में हम लोग रह करके इस तरह का कारण होकर के हम लोग यहाँ पर जो है पिसाने का काम हो रहा है। और सरकार जो है जिस मुद्दा के तहत सत्ता में बैठी थी झारखंड सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। आज हम जो यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, लगभग 550 कर्मचारी पूरे झारखंड से हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिनका खंडन करते हुए राहुल टिकरिया ने आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि दल लगातार उनके चरित्र को धूमिल करने के उद्देश्य से प्रयासरत है, उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राहुल ने ये रेखांकित किया है कि जिस प्रकार से ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से योजनाबद्ध है, और इसी के साथ खासकर ये भी तब जब बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वो बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आरोप 3 से 4 साल पुराने हैं और तथ्यों के अभाव में बिल्कुल भी पुख्ता नहीं है। ऐसे में झूठ फैलाना बिल्कुल बंद करें। उन्होंने कहा कि निराधार आरोपों के खिलाफ उन्होंने कानूनी विकल्पों की जानकारी दी है और कहा कि वो न्यायालय में जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस की पार्टी लगातार चरित्र हनन पर उतर आई है। एक के बाद एक नए नए आरोप कांग्रेस की पार्टी लगवाने का प्रयास कर रही है। कभी किसी को सामने किया जाता है, कभी किसी को सामने किया जाता है। निसंदेह जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, लगातार एक के बाद एक मामले कहीं ना कहीं षड्यंत्र रूप से निकलकर सामने आ रहे हैं, और ये बतलाता है कि कांग्रेस की पार्टी किस प्रकार से बौखलाई हुई है। खुद बता रहे हैं कि मामले 3 साल पुराने, 4 साल पुराने हैं, और कोई भी मामले किसी भी प्रकार से पुख्ते नहीं है, बेबुनियाद है। ऐसे आरोपों के लिए हम कानूनी कार्रवाई पर जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। मणिपुर में मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भड़की जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। करीब 2 साल के बाद पीएम का ये पहला मणिपुर दौरा रहा है, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमकर हमला बोला। केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री अब लगातार दिल्ली से मणिपुर 1700 किलोमीटर की दूरी तय करने में 870 दिन लगा चुके हैं, और वो भी तब 10,000 से ज्यादा घर जल चुके हैं। सैकड़ों लोगों का यहां पर जान जा चुकी है। हिंसा के दौरान बहुत कुछ बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम को मणिपुर की याद इसलिए आई क्योंकि बिहार के साथ मणिपुर में भी चुनाव होने वाले हैं। स्वतंत्र भारत में ये एक सबसे बड़ा एथनिक, इसको हम लोग कह सकते हैं देशज हिंसा के रूप में सामने आया। यहां लगभग 960 मौतें हुई, चाहे आपसी हत्या में हो या पुलिस के फायरिंग में। हजारों लोग घायल हुए, 10,000 केवल घर जले। कुकी समुदाय के ज्यादा, मैतेई के भी जले। ये कुकी और मैतेई का जो दोनों ट्राइबल, इनका एक एथनिक क्लैश था, और क्लैश का कारण, जो द्वंद्व का कारण था, वो भी जो सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके कारण। रायपुर पुलिस ने स्ट्रेंजर हाउस और पूल पार्टी का आयोजन करने वाले आयोजक समेत आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि 21 सितंबर को एसएस फार्म हाउस बाठा गांव में आरोपियों की ओर से पूल पार्टी इवेंट आयोजित किया गया था, जिसके प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी किया गया। इस मामले में पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलीराजपुर के जोबट विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों को सालों से सड़क सुविधा के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में ये समस्या और विकराल हो जाती है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो जाता था। वहीं अब आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल और विधानसभा के विधायक सेना पटेल ने कहा है कि अपने निजी घर से वो 4 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करवाएंगे, और इस सड़क के बन जाने से न केवल ग्रामीण लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, लोगों की आजीविका और आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर मदद पहुंचाने जैसी मूलभूत समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए दोनों जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है।